आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, आम पाकिस्तानियों और ख़ास करके कराची के रहने वालों के लिए ये बात जो है इंतहाई अफसोसनाक और दुख का बायस है कि पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाने वाला शहर कराची पिछले 8 सालों से कचरे का ढेर बना हुआ है। कराची का कचरा पिछले 8 सालों से नहीं उठाया गया, जिसने कराची के रहने वालों का सांस लेना भी अब मुश्किल कर दिया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो किसी दौर में इस शहर का जो मवाजना है ये लंदन से किया जाता था, लेकिन अब इस शहर की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की हालत अफसोसनाक हद तक खराब हो चुकी है। कराची के मेयर ने जब से ओहदा संभाला है उस वक्त से इख्तियारात ना होने की दुहाई देते हुए ही वसीम अख्तर नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसी कोई तकरीब हो, कोई ऐसा मौका आया हो जहां उन्होंने इस बात का जिक्र ना किया हो। लेकिन सवाल ये भी है कि जमहूरियत करने वाली सियासी जमातें बल्दियाती नुमाइंदों को आखिर इख्तियारात क्यों नहीं देती, जबकि जमहूरियत का असल मकसद ही निचले तबके तक इख्तियारात की मुंतकली है। आज मेयर कराची ने सिंध असम्बली के बजट में कराची के लिए मुख्तलिफ जो फंड्स थे इनकी कमी पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि ये बजट कराची के अवाम की उमंगों के खिलाफ है और बल्दियाती नुमाइंदों की तज़हीक है। दूसरी जानिब रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की आवाम से पिछले 8 सालों में तकरीबन ये तीनों चीज़ें ही छीन ली हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वादे पूरे नहीं कर सकती थी तो रोटी, कपड़ा, मकान का नारा लगाया है क्यों? और दूसरी बात यह है कि कराची जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब विफाक में 2013 से पहले डिलीवर करने में नाकाम हुई और अब सूबे में भी लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, तो क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या सिंध से भी सफाया हो जाएगा? और जो इख्तियारात की जंग है इसका रोना कराची में ही क्यों रोया जाता है, चाहे वो रेंजर्स के इख्तियारात हों, कभी आईजी सिंध के इख्तियारात की जंग हो या कराची के मेयर्स के इख्तियारात की जंग हो। ये दुहाई आखिर कराची के इख्तियारात की जंग में ही क्यों नजर आती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि हकीकी मानों में दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी मकबूलियत खो दी। जुमेरात को वहाँ पर इलेक्शन हुए और पिछले इंतखाबात की निस्बत कम सीटें लेने में कंजर्वेटिव पार्टी कामयाब हुई है। 316 सीटें ली। अब ये फैसला होना बाकी है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जो वज़ीर आज़म है थेरेसा मे ही रहेंगी या इस मनसब पर अब कोई और फाइज होगा। इस बार बरतानवी इंतखाबात में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 30 सीटें थीं, जिसमें से 12 सीटें पाकिस्तानी नयाद जो थे अपने नाम करने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि बरतानवी इंतखाबात का पाकिस्तान और जो मुस्लिम दुनिया है इस पर क्या असर पड़ता है, खासकर एक सूरत हाल में जबकि बरतानिया में हालिया दहशत गर्दी के जो हमले थे सामने हैं। इसके बाद इंतखाबात में जो मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत है, ये क्या मुस्लिम दुनिया पर एतमाद की एक निशानी है? क्या मुस्लिम दुनिया पर एतमाद का इजहार है अब पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का बरतानिया के इंतखाबात में कामयाब होना? अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब तज्ज़ियाकार लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। औरिया मकबूल जान साहब आपसे शुरू करती हूँ। औरिया साहब, ये बात तो हकीकत है, सब जानते हैं, जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जो कराची के मेयर हैं वो अपने इख्तियारात की जंग लड़ते ही हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आते हैं, कोई भी तकरीब हो, कोई भी मौका हो। और दूसरी हकीकत सब जानते हैं कि सिंध की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM है। MQM का शराजा बिखरने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का फायदा उठा रही है कि अब MQM के एहतजाज में, MQM के बात करने में वो दमखम नहीं रहा है? ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, क्या इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के एहतजाज को वो मानी नहीं दे रही, वो वक़्त नहीं दे रही जो आज से 4-5 साल पहले दिया जाता था? देखिए, पीपल्स पार्टी की इन्हीं हरकतों की वजह से कराची जो है वो एक पुरअमन शहर से एक ऐसे शहर में तब्दील हुआ कि जहां फिर मुद्दतों वहां अमन जो है उससे लोग तरस गए। आप हैरान होंगे कि जब पहले लैंग्वेज राइट्स हुए थे 1973 में, मुमताज अली भुट्टो की हुकूमत थी, उससे पहले जब हम कराची जाया करते थे तो कराची से ज्यादा पुरसुकून और पुरअमन शहर नहीं होता था। असल सूरत हाल यही है कि इस वक्त MQM जो है उसका शिराजा बिखरा हुआ है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो एक शिराजा इकट्ठा होने में देर नहीं लगती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची की जो सारी की सारी कैफियत है वो इस तरह की हो चुकी है कि कराची एक बिल्कुल दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप का हिस्सा बन चुका हुआ है और उसके अंदर जो बाकी वहां से पठान भी जो आके आबाद होता है, जो पंजाबी भी आबाद होता है, उसको वहां उर्दू बोलने के अलावा चारा नहीं रहता। वो
स्पीकिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब हालत ये है कि कराची को आप सिर्फ इस बुनियाद पे उस पर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते कि क्योंकि आप पीपल्स पार्टी हैं, क्योंकि आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसका हमारे यहाँ माशरे में किसी को कोई शऊर नहीं है। बड़े सगीर पाक व हिंद में अगर कोई शख्स ये कहे कि वो यहाँ का सनद साहिल है तो झूठ बोलता है। ये जो एरियंस हैं जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मंजू दाड़ू के लोगों की गर्दनें काटी थी और यहाँ से लोगों को भगाया था, तो फिर यहाँ पे आके आबाद हुए थे। ठीक, तो कोई 1000 साल पहले आया, कोई 400 साल पहले आया, कोई 100 साल पहले आया हुआ है, लेकिन ये एक ऐसे नारे से उन्होंने इस चीज का आगाज किया है और जिससे इस मुल्क के अंदर इस किस्म की तबाही का एक रास्ता खुला है। अभी बल्दियाती, जहां तक बल्दियाती उसका ताल्लुक है, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि ना इस मुल्क को बल्दियाती अदारों ने कुछ दिया है और ना ही इस मुल्क को कौमी अदारों ने कुछ दिया है। बल्दियाती अदारे भी उसी तरह की सूरत हाल का शिकार रहे हैं। या तो बल्दियाती अदारों ने भी कराची को खूबसूरती दी होती, अच्छी सूरत हाल दी होती। मुशर्रफ दौर में तो सूरत हाल काफी बेहतर थी, यही बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे, वो भी तो ग्रांट्स देखा ना, वो भी ग्रांट्स पे चला था ना। आप तो देखा ना, बल्दियाती इदारे होते हैं सेल्फ सस्टेनेबल। दुनिया पूरी में ग्रांट्स पे बल्दियाती इदारे नहीं चलते, दुनिया पूरी में बेसिकली चलते हैं इसी बुनियाद पर कि आपने कितना टैक्स लगाया, शहरी कितना इकट्ठे हुए। ये हमारी छोटी छोटी इतनी बड़ी होती है जो कॉलोनियां, वो नहीं चलती, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है ना। मैं अब नाम नहीं दूंगा, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा हो जाता है, उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं। चलो ले लेते हैं बैरियर टाउन फॉर एग्जाम्पल, आप देख लें, एक बल्दियाती अदारा ही ले लेना, इतने इतने शहर होते हैं, ठीक, उसको अपनी सिक्योरिटी होती है, अपनी वाटर सप्लाई स्कीमें होती हैं, अपनी बाकी चीजें होती हैं, वो भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते। पाकिस्तान में मसला सारी हो चुका हुआ है कि कोई बॉडी सेल्फ सस्टेनेबल ना होती है ना होना चाहती है। इक़्तिदार सिर्फ ताकत के मरकज के लिए हासिल किया जाता है। हर बंदा SHO बनना चाहता है, थाने का इंचार्ज बनना चाहता है, और इसी ने हमारे मुल्क को तबाह किया। बिल्कुल ज़फ़र हिलाली साहब, असल जमहूरियत ही वो है जो इख्तियारात की जो मुंतकली है ना वो निचली सतह तक हो, आम आदमी के हाथ में इख्तियारात हो, लोगों के छोटे छोटे मसले हल जो है ना वो किए जा सके। जो दूर का अंदरूने सिंध के लोगों को कराची में अपने मसाइल के हल के लिए आना पड़े, लोगों के जो मसाइल है उनकी दहलीज़ों पर हल हो, ये होती है असल जमहूरियत। और बल्दियाती इंतखाबात भी इसीलिए करवाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर रही है MQM के मेयर को इख्तियारात देने में? क्या वजह है कि मेयर उनका मुंतखब नहीं हो सका, इस वजह से वो लोग इस तरह से MQM वालों से जिदबाजी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं MQM को? देखिए शाजिया, शायद वो हो कि मेयर नहीं बना, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब हम सोच रहे हैं, हम कराची वाले, कि हमने क्या गुनाह किया है, हमने क्या बुराई की है, हमें क्यों सज़ा मिल रहा है? ना बिजली, ना पानी, ना लोकल गवर्नमेंट, ना मेयर, हमारे ज़मीनें, हमारे पार्क्स और प्लेग्राउंड्स ये कौड़ियों के लिए बिक रहे हैं और पैसा जा रहा है दुबई। भाई क्या ये किस किस्म की सिचुएशन में है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ऑर्डर भी वो भी नहीं डिफाई कर रहे हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं, ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं मिसालों के साथ बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कराची में, इसलिए कि पानी नहीं है। जिस दिन उन्होंने ऑर्डर दिया और जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ, आपको पता है कि 100 नए हाई राइजेस का उन्होंने इजाजत दिया है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। कभी आप समझ सकते हैं? कलहोरो कमीशन, हाई कोर्ट ने एक कलहोरो कमीशन बताया है, कलहोरो जस्टिस कलहोरो के थे, उसने ये कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मेहरबानी से KMC को दे दें, इसलिए कि वो चल नहीं रहा है और आप लोग चला नहीं रहे हैं। आज तक नहीं हुआ। आज वो जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखट कर रहा है कि भाई कुछ करो। शाजिया, कोई पैसे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 2013 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2018 हो गया है, आज तक एक सेशन नहीं हुआ है उसका। कोई पैसे रिलीज नहीं हुए हैं लोगों को। मगर जब PA 114 का इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली का होने वाला है और सईद गनी साहब जो हैं वो उधर से लड़ रहे हैं या उनका ट्रेडिशनल सीट है, तो
85 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है डेवलपमेंट काम के लिए इलेक्शन के पहले। सही। और फाइनली मैं आपको बताऊं, ये K4 प्रोजेक्ट है शाजिया, K4 प्रोजेक्ट 240 मिलियन गैलन्स पानी उन्होंने कराची को लाना है। पता है आपको वो किधर से गुजर रहा है? वो गुजर रहा है DHA सिटी, उसके बाद बहरिया, उसके बाद कराची आ रहा है। शाजिया पहुंचते पहुंचते तक एक पानी नहीं रहेगा, एक गैलन पानी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूं कि फ्रैंकली अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। 15-15 लोगों गाड़ी घर के बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं साहब सुना है कि आपका दिल खुला है, आप कुछ पैसे देते हैं तो दो। ठीक है। I mean, where are we going? ये कब तक ये चल सकता है? ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आखिर कराची के मेयर ही इख्तियारात की जंग जो है वो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों जो लाहौर का मेयर है जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, इस्लामाबाद के जो मेयर हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है शेख अंसर अजीज़, क्या इनको इख्तियारात नहीं चाहिए या इनको इख्तियारात मिले हुए हैं, या ये इसलिए इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे कि अपनी हुकूमत से कैसे एहतजाज करें? एक छोटे से वक्त के ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, कराची से आपका ताल्लुक है, ये इख्तियारात के मसले में कराची में क्यों नज़र आते हैं? आई जिस इनके इख्तियारात पे मसला आप देख लें, रेंजर्स के इख्तियारात पे आप जंग देख लें वफाक के दरमियान और इनके दरमियान, और मेयर कराची तो आपको जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए तब से, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इस तरह जो रुकावटें खड़ी करती है? देखें, बेसिकली जो आप एग्जांपल दे रही थी ना कि इशू ये है कि आप देखें लाहौर में PMLN का मेयर है, PMLN की गवर्नमेंट है, इसी तरह कैपिटल सिटी में भी यही थिंग है। तो कैसे एहतजाज करें अपने लोगों से? वो करें भी, अगर उनको हो सकता है वो लुक आफ्टर भी कर रहे होंगे, दे भी रहे होंगे। यहाँ ये इशू है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और MQM के मेयर है कराची के अंदर, एंड द इलेक्शन ईयर इज़ कमिंग। द इशू इज़ कि अगर इस वक्त मेयर को फंडिंग देते हैं तो कराची के डेवलपमेंट वो करेगा, ही ऑल्सो नोट ही हैज़ टू प्रूव समथिंग, और वोट जाएगा MQM के पास। तो दिस इज द बेसिक इशूज विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए MQM नेचुरली वो खुद डेवलपमेंट करी, रोड बहुत बन रही हैं, सारे गुलशन इकबाल में देख लें, एयरपोर्ट रोड पे देख लें, एवरीवेयर रोड्स जहाँ टूटी थी बन रही है, काम हो रहा है। तो इट्स बेसिकली ट्रसल ये है कि किसने डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट करने किसने कराची के अवाम को इम्प्रेस करना है और अपना वोट लेना है, दैट इज़ द इशू। और सेकंड, डेवोल्यूशन पावर का एक मकसद है। जब भी कराची जाती हूँ, आधा कराची तो वैसे आधा टूटा फूटा होता है। अब काफ़ी हद तक काम लगा, नाउ आई कैन सी कि 3-4 महीने में ये सड़कें काफ़ी ठीक हो जाएंगे, बाय द टाइम इलेक्शन ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो इसके बाद फिर ये है कि डेवोल्यूशन पावर बेसिकली मकसद इसका ये है कि आप निचली सतह लेके जाएँ लोगों को, ताकि अपने एरिया के लोग डेवलप करें, उनमें फंड रेजिंग भी करें, अपने महसूलात भी लें, टैक्स भी लगाएं और काम करें, वो भी नहीं है। तो ये, और एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, फिर मेरिट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, थर्ड इज़ नो करप्शन, जीरो करप्शन, और अगर करप्शन हो तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। हम किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं? चारों में नहीं करते। तो दिस इज द इशू, बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है। अब इसके लिए इस वक्त बिल्कुल वसीम अख्तर तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, ज़ाहिर है वो मेयर हैं, उनके पावर नहीं है, इतना कचरा कुंडी है, हर जगह गंद पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, एंड ही इज सिटिंग मेयर विदाउट पावर्स। तो ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इस पर जरूर सोचना चाहिए। इशू वही बात है कि जो उनकी बाइट थी ना MQM की, वो खत्म हो गई है बिखरने के बाद। नाउ एक 3 पार्टियां हैं, पाकिस्तान फिर है, वो लंदन एक उनका है, जो मिलिटेंट भी खत्म हो गया, रेंजर ने बहुत कंट्रोल कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खत्म हो गया, इनका डर खत्म हो गया। इन चीज़ों को आप देखते हैं तो एक और बात आ जाती है। इसलिए MQM इज ऑल्सो मोर वरिड। अगर आज डेवलपमेंट पोजीशन में, बहुत वीक पोजीशन में, और अगर MQM अभी एक उनका मेयर उनका काम हो नहीं रहा है, कराची के लोग पढ़े लिखे हैं, दे विल आस्क क्वेश्चंस मेयर से कि आपने क्या काम किया, आपको हम किस बात का वोट दें। तो इट्स दिस द बिग, उनके लिए ये प्रॉब्लम हुई है, दैट्स व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। और ये सब इसका मतलब हुकूमतों को सूट करता है कि बल्दियाती इंतखाबात में नुमाइंदे भी उन्हीं की जमात के चुने जाएं, मेयर भी उन्हीं की जमात के चुने जाएं, ताकि इख्तियारात के लिए कोई एहतजाज ना कर सके, कोई आवाज़ ना उठा सके। अगर फंड्स देने भी है तो अपने लोगों को दें और अपनी मर्जी के फंड्स दें, ताकि कल को कोई उन करप्शन भी होती है तो हुकूमतों पे कोई बात ना आ सके। यही मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल रहा है कि मेयर MQM से है और इसी वजह से वो उनको इख्तियारात नहीं देना चाह रहे, फंडिंग नहीं करना चाह रहे। देखिए, मसला सारा ये होता है कि आपके मेयर के इख्तियारात का झगड़ा चलता है सदर मकाम के ऊपर।
यानी हाँ। प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे चलता है या आपका चलता है मरकजी हेडक्वार्टर के ऊपर। अब लाहौर का मेयर जो है असल में तो शहबाज शरीफ खुद है। आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो शहबाज शरीफ की मर्जी के बराबर यहाँ पर होता हो, मेयर हो या ना हो, मेयर की हैसियत कोई नहीं है, मेयर का मकाम मर्तबा कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे पुल बनना है तो पुल बनना है, शहबाज शरीफ कहेंगे रोड बनना है रोड बनना है, शहबाज शरीफ कहेगा पार्क बनना है पार्क बनना है। आप खुद सोचे ना कि जब लाहौर और बहुत कम लोग जो लाहौर का मेयर है उसका लोग बहुत ज्यादा नाम ही नहीं जानते। बड़ी मुश्किल से लोगों को पता है कि मेयर का नाम क्या लाहौर के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके बाकी 36 डिस्ट्रिक्ट के पैसे जो हैं वो एक साथ इकट्ठे करके लाहौर शहर पे खर्च किए जा रहे हो तो कौन नहीं करना चाहेगा। अच्छा हिलाली साहब, हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाक में तो डिलीवर करने में नाकाम हुई और उनका नतीजा उन्होंने भुगत लिया 2013 के इंतखाबात में। अब सूबे की भी हालत उन्होंने इस तरह कर दी है कि ना लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना लोगों को बिजली मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान के नारे से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं दूर जा बैठी है। तो 2018 के इंतखाबात में वही हाल होगा जो विफाक में इनका हुआ था 2013 के इंतखाबात में। कराची में तो खैर वो उनका कोई स्टांस, उनका कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है शाजिया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध में हमने देख लिया है, हालांकि उनका डिलीवरी जीरो है, हर वक्त जीरो है, फिर भी वो इलेक्शन जीतते हैं, फिर भी वो क्या रीजन है, इसकी क्या रीजन जाएंगे? पैसे और एथनिसिटी। और वो एक जमाने में डराते थे और कहते थे चलो हमें वोट ना दो, MQM को दोगे, तुम चाहते हो वो आए, तो जल्दी से लोग कहते थे नहीं 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 सिंधी इज बेटर देन MQM। देखिए कहने की बात यह है कि हु केयर्स, मुझे परवाह नहीं है एज अ सिटीजन ऑफ कराची के कौन, जो आदमी अच्छा काम करता है जरूर ले उसको वोट। भाई दैट इज द फंक्शनल ऑफ डेमोक्रेसी। आपके पास फंड लाते हैं, आप काम करते हैं, आप फंड लाते हैं, आप लूटते हैं और फिर भी आप जीत जाते हैं, इसलिए तो बदनाम हो रहा है ना डेमोक्रेसी। दूसरी बात ये कहने ये अब ये हम लोग जेलस नहीं है लाहौर से शाजिया, ये जेलसी की बात नहीं है कि उधर के लीडर्स अच्छे हैं, उधर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। हम नाराज हैं बिकॉज हमें पता है हमें क्या करना है और हमें पता है कि ये सिस्टम और ये लोग हमें कभी हमारे पास पानी, बिजली, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोकल गवर्नमेंट आने नहीं देंगे। तो अब लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या करें। अब एक आम आदमी पार्टी इधर नहीं खड़ा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। माने कौन था जो आम आदमी पार्टी को कराची में लीड करता है? शायद ईदी करता अगर उसके पास वो पॉलिटिकल फ्लेयर होता है, मगर ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। वो तो फिलैंथ्रोफी में लग गए थे, उनको तो इंटरेस्ट नहीं थी पॉलिटिक्स में। तो कौन है कराची में जो आके लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है बगैर पैसे, बगैर पुलिस, बगैर गाड़ियां? हमने तो देख लिया ये बेचारा, ये क्या है, ये मुस्तफ़ा कमाल ने जो कोशिश की थी, एट द मोस्ट 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे और लोग कह के बैठते हैं। मैंने 70 और 80 हज़ार लोगों को देखा है भुट्टो के एक पब्लिक मीटिंग पे आते हुए कराची में, PC के ग्राउंड्स में। तो कहने की बात यह है कि हम लोग वी आर लूजिंग होप। ये सिस्टम सब चीज डिलीवर नहीं हो रहा है और किस गर्मी में। यू कैनॉट सिट, आप बैठ के लिख नहीं सकते हैं अगर आपके पास AC नहीं है। और शाजिया पसीना गिरता है और जो कलम से लिखते हैं उसी कागज पे गिरता है। 3 दफे तो मैंने कागज फेंकना पड़ा इसलिए कि बिजली नहीं, जनरेटर नहीं और हम लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने की बात यह कि कब तक ये चलेगा? पीपल आर फेड अप और कोई जवाब नहीं है इधर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, कराची के मसाइल इसीलिए हल नहीं किए जाते कि इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती, सियासती मसाइल पर है। बिल्कुल देखें, बेसिकली एक और बात है ना कि कराची के हालात बिल्कुल डायनामिक्स फ़र्क है। और ये सब करने से पहले, अगले इलेक्शन से पहले अगर हम चाहते हैं तो इसका इलाज ये है कि एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें ताकि कम से कम जो सिस्टम आपका चल रहा है, इतना PTI ने बड़ा जोर लगाया, गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी एंड स्टिल इट इज़ लाइंग एज ए डेड हॉर्स। जब तक अब इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हम इंप्रेशन नहीं लेके आते, एक सेंसिस आपका हो गया है, तो उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। और फिर आपका इलेक्शन कमीशन का सिस्टम चेंज होने की जरूरत है। हटेगा नहीं, इन मसाइल पर तो तवज्जो जाएगी जब तक आप ये चीज़ें नहीं ठीक करते हो, आपको हर हालत में चाहिए कि आप फेयर इलेक्शन के लिए मेक अ प्रॉपर टीम। इंडिया में 35 लोग हैं टोटल इलेक्शन कमीशन के अंदर, पूरे इंडिया इतने बड़े का इलेक्शन कराते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम ठीक कर लिया हुआ है। और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, ज़रूरी नहीं कि आप जज को तो नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो नहीं है, उसको नहीं पता कि कंडक्ट कैसे करना है। डिसीजन दे सकते हैं, एपलेट कोर्ट्स में कर सकते हैं। तो आप एक तो इसे जुडिशल सिस्टम से लेकर आएँ। ही शुड नॉट बी ऑब्लाइज्ड बाय आइदर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। इसी तरह हम चेयरमैन नैब की बात करते हैं, जुडिशल सिस्टम से लेकर आएँ।
ताकि वो किसी ऑब्लिगेशन में ना हो। यही अभी पनामा में इसी वजह से प्रॉब्लम हुई ना, चेयरमैन ने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में थे, प्रेशर में थे, तो आप लटक गए उन्होंने किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उनको इस बातों में लताड़ा भी ऑल्सो। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है जो कराची के लिए अभी हमें नहीं कही ज़रूरत। और कराची में अभी MQM, फिर MQM पाकिस्तान, उसके बाद फिर PSP, देन इज़ अफाक, 3 ग्रुप हैं। अब अगर इलेक्शन होते हैं किसको फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा या PTI को होगा, अनलेस दे ऑल 3 ज्वाइन, अपना वोट बैंक डिवाइड करेंगे। MQM पाकिस्तान है, हकीकी है, मुस्तफा कमाल है, 3 पार्टियाँ। अब इनको ये प्रॉब्लम है, तो कराची के MQM के जो वोट बैंक है उनको बहुत सख्त डायलेमा है इस वक्त कि हम किधर जाएंगे, किधर जाना चाहिए। ये अब इनको खुद डिसाइड करने की बात है कि एक इनका एम था कि अल्ताफ़ हुसैन की वजह से PSP बनी, अब वो इज माइनस। अब MQM पाकिस्तान में PSP में देयर इज नो डिफरेंस, तो दे हैव टू डिसाइड ऑन लीडरशिप कैसे होनी है कि कौन एक्सेप्टेबल लीडर इनको हो कि ताकि ये अच्छे तरीके से अपना काम और इस बात का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है। लेकिन देखना ये कि 2018 में इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वो उठाएंगे या PTI उठाएंगे। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त। ब्रेक के बाद खुशामद। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह कराची में ऑपरेशन करवाया, दहशतगर्दी जो है बहुत हद तक ख़त्म हो गई वहाँ पर, लेकिन कराची के इन मामलात पर क्या वफाकी हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती? ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की अपनी पावर्स होती हैं, क्या इन मसाइल में अब इख्तियारात नहीं है वफाकी हुकूमत के पास इन मसाइल पर बोल सके? वो फेडरल गवर्नमेंट इज़ वेरी पावरफुल होती है एंड दे हैव टू इंश्योर कि प्रोविंसेस आर वर्किंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल, जो उनके उन्होंने गाइडलाइन दी उसमें चलना चाहिए। अब अगर यहाँ पर एक क्लियर नज़र आ रहा है डिवाइड कि एक पार्टी का मेयर है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो देन वफाक हैज़ टू कम इनटू प्ले। इंटरफेयर कर सकते हैं, यस, एंड दे मस्ट टेल देम कि ये प्रॉब्लम हो रही है एंड गवर्नर हैज़ टू प्ले अ पार्ट वहाँ पर, वो भी थोड़ा सा करें बिकॉज वफाक के नुमाइंदे भी होते हैं, दोनों गवर्नमेंट्स को और उसको मेयर को बिठाएं और उनका कोई इख्तियारात की बात करें। इस तरह तो ये आप तमाशा तो नहीं देखते हैं ना, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने, रेंजर्स ने कितना काम किया। अभी कराची से मैं अभी आई हैव कम, रात को भी मूव कर रहे हैं, काफ़ी 95% हालात बेहतर हो गए। तो इसी तरीके से ये हालात भी ठीक हो सकते हैं, बट इट्स अ पॉलिटिकल विल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेंटल रिजॉल्व। अगर ये दोनों चीज़ें चाहते हैं फिर ये चीज़ें हल हो सकती हैं। तो हिलाली साहब, इसका मतलब अगर वफाक इंटरफेयर नहीं कर रहा तो एक ही बात समझ में आती है, कोई इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो हमारे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं इस मुल्क में, जो इदारे भी जो पावरफुल हैं, क्या वो देख नहीं सकते हैं? क्या वो समझ नहीं सकते हैं? क्या उनको एक थोड़ा सा सोल्यूशन कराची का आता नहीं है? 20 मिलियन लोग हैं कराची में, 20 मिलियन। मैं नहीं कहता उसको सिंध से अलग करो, बिल्कुल सिंध में रखो, सिंध का दारुल खिलाफा रखो, मगर कम से कम एक नया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दें, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दें, एक छोटी सी म्युनिसिपल असेंबली दें। 20 मिलियन, भाई 20 मिलियन में तो यूरोप में कोई मुल्क ही नहीं है 20 मिलियन, फ्रांस और स्पेन और ऐसे मुल्कों के अलावा। ये स्वीडन, नॉर्वे कंट्रीज 8 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन ये मुल्क हैं। ये तो 20 मिलियन का आप नहीं करते एडमिनिस्ट्रेट। क्या फायदा लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर क्या फायदा जब बिजली नहीं, पानी है, कारोबार नहीं हो सकता? आप अगर, मैं तो समझता हूं रेंजर्स को तो अभी एक दूसरा एक इनलाइटेंड अप्रोच लेना चाहिए। उनको जब डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं उनको गार्बेज रिमूवल, पानी का साफ सफाई करना, अगर ये सब भी ले जाए ना, मशीन गन के अलावा अगर ये सब चीजें भी जाएं, कम से कम अस्पताल के लिए पानी आएगा, बिजली आएगा। ये जिम्मेदारी भी आप रेंजर्स पे डालना चाहते हैं? बेहतर होंगे। भाई क्या करें, कोई और तो नहीं कर सकता ना, दूसरे तो सब लूट रहे हैं। शाजियात आपको मैं बता नहीं सकता, इन्होंने अब एक टैक्स इंपोज कर रहे हैं कराची में। लगता है कि अच्छी बात है, इसलिए कि आप अमीर ना हो तो आपको घर नहीं मिलता, चलिए आप इंपोज कर रहे हैं। मगर दुबई में टैक्स खत्म कर दिया है उन्होंने। अब लोग कहते हैं कि अगर मैं घर लूं और प्रॉफिट के लिए बेचूं और 10-15% टैक्स क्यों दूं, बेहतर है मैं दुबई में घर। तो मुझे एक आदमी ने फोन किया, कहने लगा आप समझते हैं कि साखदार साहब इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं कि दुबई गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई तुम लोग क्यों नहीं जाके ऐसी बातें करते। खैर दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मेरा अपना ख्याल है कि इट इज फिक्सेबल, कराची इज फिक्सेबल। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का लोग कहते थे निकल गया हर चीज माफिया, नहीं, फिक्स हुआ, ये भी फिक्स होता है।
थोड़े चंद लोगों को जिनके स्टेक्स है कराची में। आई एम सॉरी, अगर आप जी 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 किसी जी और लोगों के किसके कोई स्टेक्स ही नहीं है कराची में शाजिया, उनकी क्या इंटरेस्ट है? ये सब दादू और नवाब शाह में बैठ के करते हैं। उधर भी डेवलपमेंट नहीं आती, लारखाना में भी उधर भी नहीं आती है, तो कराची का क्या? और ये साहब फिर ये जमहूरियत है या फिर मुशर्रफ के दौर में मेयर्स ने जो किए इख्तियारात निचली सतह तक थे और लोगों के मसाइल हल होते थे, लोगों की दहलीजों पे लोगों के जो घरों के मसाइल थे, गली मोहल्ले के, टाउन्स के मसाइल लोगों के हल होते थे, लोग खुश थे उस सिस्टम से। फिर ये जमहूरियत है या जो आमरीत में जमहूरियत के कुछ शेडोज नजर आते थे वो जमहूरियत थी? पहली बात तो यह है कि आपसे किसने कह दिया कि तरक्की जो है वो जमहूरियत के अंदर हुई है? इकोनॉमी जो है उसके तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया में जहां भी इकोनॉमी आगे बढ़ी है, जहां भी मुल्कों में तरक्की किया, वो बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप के ज़माने में तरक्की की है। आप जो मशरक़ बईद जिसको फार ईस्ट कहते हैं, इसके ममालिक को आप देख लें, उन लोगों ने सिर्फ 5-5 साल में अपने ख्वाब देखे और पूरे भी किए। वहाँ कहाँ जमहूरियत थी? क्या सिंगापुर में जमहूरियत थी जो सिंगापुर तरक्की कर गया? ली कुआन हो की डिक्टेटरशिप थी जिसने तरक्की की वहाँ पर। आप वहाँ पर देख लीजिए, फिलीपीन में देख लीजिए, आप मलेशिया में देख लीजिए, महातिर मोहम्मद को एक किस्म का कंट्रोल डेमोक्रेटिक डिक्टेटर कहा जाता था। मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, ना हमें कोई बेनोवलेंट डिक्टेटर मिल सका है और ना हमें कोई जमहूरियत वाला बंदा मिल सका है। हमारी एक फ्यूडल किस्म की डेमोक्रेसी है जो खालिसतन एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई जितना भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं अपने अपने लीडरों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते। मैंने तो देखा है कि इनके लीडर जो हैं उन्होंने कमरों के अंदर कुर्सी नहीं रखी होती, वो आके दफ्तर बैठते हैं और खड़े खड़े बात करके इनके एमएनएस जो हैं वो लोग वहां निकल जाते हैं। जमहूरियत है? जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इसका एक फ्रॉड है, एक डिकॉय है, एक मसनूई ढांचा है जमहूरियत का जो बन गया हुआ है। और वैसे भी दुनिया पूरी में जो जमहूरियत है उसको जो गवर्न करते हैं वो अवाम नहीं करते होते, ये कॉर्पोरेट का पैसा है जो गवर्न करता है। 6.8 बिलियन डॉलर ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है, वरना वो सोच नहीं सकता इलेक्शन के अंदर घुसने का भी। या भी जो बर्तानिया के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर आपको जो बिल है वो तकरीबन 4 से 4.5 बिलियन को उसका पाउंड्स का हो चुका हुआ है। ये कहां से आता है पैसा? ये सिर्फ एक दिन के लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम हो, तुम्हारी वजह से हम आगे बढ़ना है। 15 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन जीडीपी है, 16 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका के ऊपर डेट है, ये बन गए 31 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका के सरमायादारों ने 32 ट्रिलियन डॉलर केमन आइलैंड में चोरी करके रखा हुआ है कि टैक्स न देना पड़े। एक आवाज नहीं उठती कांग्रेस के अंदर। हम 6 बिलियन डॉलर जरदारी को रोते हैं और हम 2 फ्लैटों को रो रहे हैं यहां पर खड़े होके। मसला जरा यह है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो डिजाइन इसलिए किया गया है कि आम आदमी को लूटा जाए। लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि यहां लूटने के साथ साथ कपड़े भी उतार लेते हैं, उसकी जूते भी उतार लेते हैं, उसकी जिंदगी की सांसें भी उससे ले लेते हैं, उसको जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ते। लेकिन अमेरिका बरतानिया में आम आदमी के मसाइल इस तरह आम आदमी वहां का यहाँ के आम आदमी की तरह रोता नहीं है, बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं है अमेरिका बरतानिया का एक आम शहरी। और ये साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी मैं ट्रंप से अभी मैं कुछ 15 दिन हुए अमेरिका से होकर आया हूं, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि ये अभी ये कल की बात है कि वहां पर अभी तक वो खौफ जो है वो काले के अंदर आज भी उसी तरह है इनहेरेंटली। कभी आप उस इलाके के चलें, मतलब आज है कि हम वहां पर एक विजिटर के तौर पे जाते हैं और वहां पर हमारा मीडिया में दिखाता है 3000 औरतें हर साल दे आर किल्ड बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड, जिनको क्राइम ऑफ पैशन कह के छुपा दिया जाता है। यहां पर 15 कारोकारी हो जाए तो हम उसको खड़ा कर देते हैं। मतलब यह है कि वहां अपने अपने जराइम को जिस तरीके से वो लेते हैं वहां भी खौफ है। लेकिन मतलब यह है कि इकोनॉमीज बहुत बड़ी हो चुकी हुई है। मुझे भी आप कहें ना, अब कहा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो कहां पर है पर कैपिटा, वो है जिनेवा के अंदर। और जिनेवा में क्यों पैसा है? हर दुनिया का हर चोर का पैसा वहां जमा है। मेरे भी चोरों का पैसा दो, मैं मैनेजर बन जाता हूं, मेरी भी खुशहाली आ जाएगी। जरदारी का पैसा वहां पर, पिनोशे का पैसा वहां पर, मार्कोस का पैसा वहां पर, हर चोर का दुनिया का उसका पैसा वहां पर। कोई पूछता है भाई तुम चोरों के मैनेजर क्यों बने हुए हो? अपने मुल्क को लूट के लाते हैं। दुनिया का मेजर पर कैपिटा जो इनकम है वो जिनेवा में है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की चोरी के ऊपर ये मुल्क खुशहाल हुए। ठीक है हिलाली साहब,
कराची के मसाइल का हल किसके पास है? दावेदार तो सब जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM बिखरने के बाद जितनी जमातें बन गई, MQM हकीकी, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, जमात इस्लामी है, PTI कदम जमाने की कोशिश कर रही है। इन मसाइल का हल किस जमात के पास है? एक जमात के पास नहीं है, मगर अगर ये इकट्ठे ना हो, उसका मतलब है PPP और जो कराची के जमात हैं, अगर ये सिंसियरली इकट्ठे ना हो कि मामला अगर ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त गुजरा है और हम समझते हैं थे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बहुत हो गए थे, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स फिर वापस आएंगे। देखिए, लोगों के मशीन्स नहीं चलते हैं, 4 बच्चे एक औरत सिर्फ और सिर्फ उसके 5 मशीन्स चलाने पे वो काम करती थी। अब वो बाहर नहीं, अब वो उसके पास अब बिजली नहीं आ रहा है। क्या करेगी बेचारी अगर बाहर नहीं आई? ATMs में आते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं और रॉब करते हैं। मैं तरस इनके लिए मैंने लोग कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड बेगरी है। कुछ अब ये आसान है कहना कि ये सब बेगरी जो 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 भिखारी होते हैं, ये जो गाड़ियों पे आते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, इनको आप जाके ले जाके बिठाएं और कभी पूछें इनका क्या है। ठीक है, कुछ होंगे जरूर, मगर रिस्पेक्टेबल पीपल, भाई पीपल जो कभी किसी से पूछने उनका कभी सोचा भी नहीं था, वो आके कहते हैं सर अगर आप राशन देते हैं तो हमारा भी सोचिए। 2 दिन हो गए खाना नहीं। मैं फिर कहता हूं, एक औरत आई कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती इसलिए मेरे बॉडी में इतना सस्टेनेंस नहीं है, कोई नहीं देखता। तो कहने की बात यह है, तो ये तो एक आना है, ये होना ही है हमारे साथ। और आप मारे, कितने को मारेंगे? सही, ये कोई बात नहीं है कि द पीस ऑफ द ग्रेव, पीस गॉट बाय किलिंग पीपल, ये कुछ नहीं बात है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, बाद जब वापस आए ये तो बात करेंगे। अब बरतानिया के इंतखाबात में 12 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों की जीत, क्या ये मुस्लिम दुनिया पर एतमाद की निशानी है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद। बरतानिया में इंतखाबात हुए और जिसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 30 सीटों में से 12 सीटें जीतने में जो पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदा लंदन गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, बताइएगा, 12 सीटें पाकिस्तानियों ने जीती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या रद्द अमल है, क्या रिएक्शन है उनका वहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी खुश है। हमारी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत हुई। उनका कहना था कि 30 सीटों में से 12 सीटें जीतना बड़ी अहम बात है। और स्पेशली जो कश्मीर के हवाले से जो बरतानिया की पार्लियामेंट में सियासत देखी गई है भारतीय लोगों की तरफ से, तो उसमें बहुत बड़ा एज मिलेगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को। और यकीनन जो बरतानवी पार्लियामेंट है वहाँ कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान की आवाज़ बेहतर तरीके से बुलंद हो सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं उसके हवाले से भी जितनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की लॉबी होगी बरतानवी पार्लियामेंट में, यकीनन पाकिस्तान को उतना इस सिलसिले में फायदा है। और ये तादाद मैं आपको बताऊँ कि हर इलेक्शन में ये बढ़ती जा रही है। ये एक सीट से सिलसिला शुरू हुआ था जब चौधरी सरवर जो थे वो पहले मुसलमान और पाकिस्तानी MP बने थे स्कॉटलैंड से। उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए, पहले 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, पिछले इलेक्शन में 10 थी और इस दफा जो है ये तादाद 12 हो गई है। पिछले इलेक्शन में जब इस दफा 12 तक 3 ऐसे MP थे जो पहली दफा जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन आपका। और ये साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है बरतानिया। अब जो लंदन के मेयर हैं वो भी मुस्लिम हैं और आप देखें कि 12 सीटें पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। और अभी रिसेंटली आप देखें बरतानिया में दहशतगर्दी के जो हमले हैं, क्या मैसेज है ये पूरी दुनिया के लिए, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का कामयाब होना? देखिए, जितने भी वो लोग वहाँ पर हैं ना, वो बैसियत मुसलमान नहीं है। ये आप इसको छोड़ दें। इसका कहना मुझे समझ नहीं आती कि एक तस्वर बना देता है कि वो मुसलमान नहीं है। क्या कभी आपने कहा है कि बाकी ईसाई क्यों है? वो अपने आप को ईसाई नहीं कहते, वो देखते एकदम एज ब्रिटिश। उन्होंने इस तस्वर को ख़त्म कर दिया हुआ है। हमारा मसला जो होता है कि जब गाली देनी होता है तब भी हम कहते हैं कि मुसलमान मुल्क हैं, हालांकि सारे हुक्मरान सेकुलर होते हैं। जनरल सीसी सेकुलर है, परवेज मुशर्रफ सेकुलर है, जैनुद्दीन अली सेकुलर है, ये सारे के सारे जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हैं सेकुलर हैं,
सूअर का गोश्त तक बेचते हैं, मुसलमान को गाली दे देते हैं। वहां पे वो मुसलमानों को उन्होंने कत्ल नहीं जिताया। सच्ची सी बात यह है कि उन्होंने एक अकलियत को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए हैं, और ये हमेशा होता है। जिमी कार्टर को वो उठाते हैं और उससे उसका मूंगफली के फॉर्म से, और वो इसका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। क्या वो जिमी कार्टर अपने तबकात के लिए काम कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। ओबामा जो है, क्या उसके जमाने के अंदर कालों के हालात बदल गए? नहीं बदले। ये उस पूरे के पूरे डेमोक्रेसी का एक चेहरा है, और इस चेहरे को बना सवार के पेश करते हैं। यही सूरत हाल है। 1973 में स्विट्जरलैंड में औरतों को वोट देने का हक हासिल हुआ। कभी कोई नहीं चीखा कि 73 तक औरतों को क्यों वोट नहीं देने देते। उन्होंने कहा हमारा मसला है, हम नहीं देने देते। तो ये मुसलमान का मसला नहीं है। असल मसला ये है, वो बेसिकली दे आर ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिश माहौल की तरह बिहेव करना शुरू किया। क्या वो बैसियत मुसलमान वहां जीतते हैं? लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी तो वो बैसियत है, एक्सपेक्टेशन रखती है ना कि पाकिस्तान अपनी कम्युनिटी के लिए वो लोग काम करेंगे, उनके फायदे के लिए काम करेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना। देखिए, ये बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है। उसकी मैं एक छोटी सी एक स्टेटिस्टिकल बात आपको बता दूं। तकरीबन 40 लाख लोग हैं बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, और 1 करोड़ 20 लाख लेबनानी जो है बाहर गए हुए हैं। $20 बिलियन हर साल बेचते हैं। लेबनान की गुर्बत ठीक नहीं हो गई। ठीक है, ये जो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना कि रेमिटेंस से हमारा हालात बेहतर होंगे, ये कभी नहीं हुआ करते। आपकी वहां पर जो आपकी जो फोर्स है वहां पर काम करती है, वो जो डॉक्टर, वो जो बड़ा बड़ा ब्रेन जो ड्रेन हुआ है यहां से, आप यानी मैं कभी कभी सोचता हूं लोगों को देख के, अमेरिका के अंदर इस वक्त जितने डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं बाहर से आके, अगर अमेरिका को खुद एजुकेट करने पड़ते तो अमेरिका की गुज़श्ता 100 ईयर्स के अंदर जो उसने असिस्टेंस दी है पूरी दुनिया को, वो 3 फोल्ड खर्च करनी पड़ती। ये उनको फायदे में है हम लोगों का, हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उनसे। बिल्कुल ठीक। ज़फ़र हिलाली साहब, देखिए, जब एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी इलेक्ट होता है, और अगर भी वो पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी के लिए काम किया, तो उसका मतलब ये है कि वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है, वो ब्रिटेन के लिए काम कर रहा है। ये इंसिडेंटल है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों के लिए काम कर रहा है। मैं उधर रहा हूँ 12, 15, 20 साल, पता नहीं कितना ब्रिटेन में। हम जाके लोगों को मिलते हैं, उनका एक्सेंट, उनका सोच, उनका ख्याल, उनके सब चीज़, ये सर्वर टाइप्स नहीं है ये, और ये दूसरे जो हमने लॉर्ड नज़ीर और सर्वर टाइप्स नहीं है, ये कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये इनका पूरा होल इमेजिनेशन जो है वो ब्रिटिश हो गया है। आखिर वो पैदा हुए हैं, स्कूल गए हैं, उनके दोस्त ब्रिटिश है, कल्चर इवन। तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे एक आयरिश कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, जब सेंट पैट्रिक्स डे होता है तो सब हरा कपड़ा पहन के निकलते हैं और आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। माने आयरलैंड कुछ कोई गए भी नहीं है उधर। कहने की बात ये है कि ये लूज कनेक्शन है, मगर मैं तो समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको एंटिसिपेट करूं शाजिया के एक और सवाल आप शायद पूछें बाद में, एंटिसिपेट करके आप पूछ रहे हैं कि हमने मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन में पाकिस्तान ने क्या पाया है, हमने क्या सीखा है ऐसे इलेक्शन में। तो पहले चीज मैं बताना चाहता हूं कि थेरेसा मे ने क्या सीखा है हमारे से। थेरेसा मे ने सीखा है कि जो भी हो, जो भी तुम्हारे मॉरल प्रेशर्स हो, ढीठ होके बैठ जाओ और इस्तीफा मत दो। माने ये जो एक सबक है ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, ये इन्होंने सिखा दिया है इनको, और वो वही पे उसी चाल पे चल रही है। नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये ठीक बात है, लेकिन स्टिल आई फील के जो 12 पाकिस्तानी हैं वो ये इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेजिस्लेशन में दे हैव एन एक्सेस विद द मिनिस्टर, तो पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। हाँ। कम से कम ये आपको होता है कि पहले 4 थे, फिर 8 हुए, फिर 10 हो गए, 12 हो गए, तो उनको अगर अप्रोच करके पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए, हाँ, तो उस कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अदर नेचुरली दे आर द लेजिस्लेटर, उन्होंने वहाँ के लिए काम करना है और वहाँ के लिए इलेक्ट हुए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वहीं के कानून के मुताबिक काम करना है, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दे कैन कन्वे बेटर पॉइंट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब और या मकबूल जान साहब, ब्रिगेडियर साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नेशन से शाज़िया ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।